Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Objectives of Business Organization. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जाता है। उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, और इस क्लासिफिकेशन में हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिन एक्टिविटीज़ को प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जिन एक्टिविटीज़ को फॉलो करने के पीछे प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कैरी करने का पर्पज होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स दैट द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव of any of the business is to earn more and more profit, और इस प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को कैरी करती है, और इसके साथ साथ जो भी अदर ऑब्जेक्टिव्स इसको परस्यू करने होते हैं उनका भी मेन पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव ही होता है। जैसे कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर, रेगुलर इनोवेशन and best possible use of available resources. These all are the objectives which are included under the economic objectives. तो इसमें हम पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। दिस इज नोन एज द प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट मेकिंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर विच अ बिजनेस यूनिट इज ब्राउट इन टू एग्जिस्टेंस। प्रॉफिट मस्ट बी अर्नड टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ओवर टाइम। यानी कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और वो अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है तो सबसे पहले तो सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करती है तो इसमें इसको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्वेस्ट करने के साथ साथ इसको रिकवर भी करना है। अगर ये इस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाएगी, यानी कि प्रॉपर प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाएगी अगर, तो ये पर्टिकुलर कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी, और इसको लगातार अगर लॉस होता रहेगा तो एक टाइम के बाद इसको अपने ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट को अर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट इज अर्नड फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइविंग इटसेल्फ विद इन द मार्केट वेयर इट इज ऑपरेटिंग। सर्वाइव कर जाती है तो उसके बाद आता है नंबर ग्रोथ का। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ग्रो करना चाहती है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है टाइम के साथ साथ, तो इसके लिए प्रॉफिट का अर्न होना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिट अर्न होता चला जाएगा फर्म सर्वाइव तो कर ही जाएगी और उसके साथ साथ वो अपनी ग्रोथ को भी एंश्योर करती चली जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसकी कैपिटल लगातार इंक्रीज होगी और इस बड़े हुए अमाउंट के साथ में ये अपनी ग्रोथ और अपने एक्सपेंशन को एंश्योर कर सकती है। इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस को कुछ पर्टिकुलर और सर्टेन अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी फॉलो करना जरूरी होता है। क्या क्या है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द creation of customer, second one is the regular innovation, and third one is the best possible uses of resources. सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो बेस होता है वो उसके कस्टमर्स से फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर कस्टमर्स होंगे कंपनी का एग्जिस्टेंस होगा, कस्टमर्स नहीं होंगे कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आपका कस्टमर का बेस स्ट्रांग होगा उतनी ही प्रोडक्ट की डिमांड आपकी मार्केट में ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको अर्न हो सकता है। तो पहला जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है फर्म का प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है अपने कस्टमर्स को लगातार क्रिएट करना।
जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर पाओगे, उन्हें प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग परसुएड कर पाओगे, उतना ही आप अपने कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हो। और जितना वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे, उतना ही आप कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पर अपने कस्टमर्स के बेस को कॉन्टिन्यूस वे में स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। क्लियर? सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलर इनोवेशन। Innovation is the primary condition to earn maximum profit within the market because the market is dynamic। और इस डायनामिक मार्केट में लगातार कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, बिहेवियर में चेंजेस होते रहते हैं और जो पर्टिकुलर मार्केटर इन चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस को फोकस करते हुए उसको इनोवेटिव वे में मार्केट में अवेलेबल कराता है अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा रहती है। यानी कि यहाँ पर आपको रेगुलर इनोवेशन पर फोकस करना होता है। जितना इनोवेटिव वे में आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे मार्केट में, उतना ही कस्टमर आपके साथ में अटैच होता चला जाएगा और आपका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाएगा और उसके बेसिस पर आप अपनी डिमांड को इंक्रीज करोगे और उसके बेसिस पर आप लगातार प्रॉफिट को अर्न करते रहोगे। एंड द थर्ड वन इज द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आपको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है, क्योंकि जितना आप एफिशिएंट वे में अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करोगे, उतना ही कम से कम इनपुट के बेसिस पर आप मैक्सिमम आउटपुट को फॉलो कर पाओगे। इनपुट कम से कम होगा, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसका मतलब आप एफिशिएंट वे में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाओगे, कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी, रेवेन्यू आपका ज़्यादा होगा और उसके बेसिस पर प्रॉफिट आपका ज़्यादा अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या होता है? बिजनेस के वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स जिनको अचीव करना जरूरी है, वो भी सोसाइटी के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए। यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आप जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो, उन्हें हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर करते हैं। क्योंकि जो बिजनेस है वो एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है और इनके द्वारा जो रिसोर्सेस प्रोवाइडेड होते हैं उनको यूटिलाइज करते हुए अपनी बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन करता है। इसी वजह से सोसाइटी भी रिटर्न में अपने वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ इनसे एक्सपेक्ट करती है। तो जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की हैं इन पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर करते हैं। सम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और इनका प्रोडक्शन एंश्योर करें सोसाइटी के लिए, जैसे कि इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज किया जा सके। इसके साथ साथ सेकंड वन इज द एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कि ये अपनी जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिंग के रिलेशन में, वो फेयर वे में होनी चाहिए, एक फेयर डीलिंग होनी चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी चीटिंग या फ्रॉडलेंट बिहेवियर इनकी तरफ से फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के जनरल वेलफेयर में इनका कंट्रीब्यूशन एंश्योर होना चाहिए। इस तरीके से इनको अपनी वर्किंग फॉलो करनी होती है। ठीक, नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज नोन एज द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स एम्ड एट द वेलबींग एज वेल एज फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय एज ऑल्सो ऑफ पीपल हु आर डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि ह्यूमंस को लेकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ इसके साथ वर्किंग में हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, और इसके साथ उन पर्टिकुलर पर्सन्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना जो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, या जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी अपने हेल्पिंग हैंड्स अवेलेबल कराना। ये इनके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंडर में? इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये एंश्योर करना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल हो। यानी कि जो इनके प्रॉपर सैलरीज हैं या वेजेस हैं, जैसी इनकी काबिलियत है, जैसी इनका एक्सपर्टाइज नेचर है, जैसी इनकी वर्किंग है, उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरीज, इनकी वेजेस को एंश्योर करना, ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में। इसके साथ साथ सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। इस तरह से आपको अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़
वर्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल करानी है जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सोशल सेटिस्फैक्शन और उन्हें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके। इस टाइप की फैसिलिटीज आपको अपने एम्प्लॉयज़ को वर्किंग के रिलेशन में अवेलेबल करानी होती है। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली डेवलप करना, यानी कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ वर्किंग में हैं उनके लिए आप प्रॉपर वर्किंग फैसिलिटीज तो अरेंज करा रहे हो, उसके साथ साथ उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रॉपर उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर उनके डेवलपमेंट को पॉसिबल किया जा सके। एंड द फोर्थ वन इज द वेलबींग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमी बैकवर्ड पीपल्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिकल बेसिस पर बैकवर्ड पर्सन्स हैं या फिर सोशल बेसिस पर बैकवर्ड पर्सन्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए आपकी तरफ से डिफरेंट टाइप के एक्स्ट्रा वर्क को फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि इस टाइप की एक्टिविटी को रन किया जाना चाहिए आपकी तरफ से जिससे कि इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड पीपल के वेलफेयर को पॉसिबल किया जा सके। सो दीज ऑल आर कॉल्ड द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द नेशनल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज each and every business organization is an important part of its country. So every business must have the objectives of fulfilling national goals and aspirations, यानी कि नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गोल्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या है ये नेशनल ऑब्जेक्टिव्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से रन करना चाहिए जिससे कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपर क्रिएट कर सके, ऑपरेशंस को प्रॉपरली फॉलो करा जाए और डिफरेंट टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल कराई जाए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को प्रॉपरली एंश्योर किया जा सके। सेकेंड नेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ को रन करना चाहिए। जितना ज़्यादा ये सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करेगी उतना ही किसी भी नेशन के रिगार्डिंग अपने कंट्रीब्यूशन को ये प्रोवाइडेड कर सकती है। सोशल जस्टिस यानी कि सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस हैं और हर सेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपनी वर्किंग को एंश्योर करे, तो हम इसको सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू में इंक्लूड करते हैं और इसको प्रमोट करना ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रियोरिटी। जो नेशनल प्रियोरिटी है उस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग इसे डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी पर रखते हुए जिन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट प्रोड्यूस करना चाहती है उन गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर इसका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। कंट्री के रेवेन्यू में अपना लगातार कंट्रीब्यूशन देना, यानी कि ये प्रॉफिट में से जो भी इसके टैक्सेस बनते हो उन टैक्सेस को प्रॉपरली और टाइमली इसे सबमिट करना जरूरी रहता है। ही हैज़ टू एंश्योर कि जो भी इसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो भी रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, उसमें से जो भी पार्ट टैक्स का होता है वो टाइमली पे किया जाए। इसके बेसिस पर क्या होगा, ये कंट्री के रेवेन्यू में एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। एंड द लास्ट वन इज द सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। जितना ज़्यादा वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है उतना वो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए वर्किंग को एंश्योर करे और उसके साथ एक्सपोर्ट के प्रमोशन में अगर कोई ये अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है तो इस पर इसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ये गुड्स को, यानी कि जो कंट्री की नीड है उसके अकॉर्डिंग तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर ही रहा है और उसके अलावा भी अगर उसके पास कैपेसिटी है तो इसको एक्सपोर्ट के प्रमोशन पर प्रॉपरली फोकस करना चाहिए और इस तरीके से ये नेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है अगर ये इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर देता है तो। ठीक, नेक्स्ट वन इज नोन एज द ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स ही हैं इसके ना। whenever we are talking about the present scenario, then due to the globalization the entire world has become a big market। जब हम एक कंप्लीट मार्केट की बात करते हैं तो पूरा का पूरा वर्ल्ड
एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि किसी भी एक कंट्री में प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स अदर कंट्रीज में आसानी से पहुंच सकते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, और इसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। इसी वजह से इस कंपटीशन को फेस करने के लिए, वो भी एक ग्लोबल मार्केट में, हर एक बिजनेस के कुछ पर्टिकुलर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या है ये ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स? तो इन ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स में पहला ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके से प्रोड्यूस करने हैं जिससे कि सोसाइटी में जो पब्लिक है या जो कंज्यूमर्स है उनके जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप प्रॉपर्ली रेज करने की पोजीशन में आ सको। सेकेंड वन इज द रिड्यूस डिस्पैरिटीज एमंग नेशंस। नेशंस के बीच में अगर कोई भी डिस्पैरिटीज हैं तो उन डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वर्किंग होनी चाहिए। अपनी वर्किंग को आप इस तरह से एंश्योर करिए जिससे कि नेशंस के बीच में अगर कोई डिस्पैरिटीज हैं तो उनको प्रॉपर्ली रिड्यूस किया जा सके। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह से आप गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराइए जो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करने में कैपेबल हो, उनकी कैपेबिलिटी ग्लोबल कंपटीशन को फेस करने की होनी चाहिए। इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करने चाहिए। So these all are the different global objectives. Thank you.